नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं जिसने सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। बात हो रही है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टीसीएस बीपीओ सेंटर की। देखिए, जो कहानी एक बिल्कुल साधारण से ऑफिस विवाद या यूं कहें कि वर्क प्लेस की अनबन के रूप में शुरू हुई थी, वो अब कथित मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक दबाव जैसे बेहद गंभीर आरोपों में बदल चुकी है। तो आज हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ऑफिस की सामान्य घटना इन संगीन आरोपों तक पहुंची कैसे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 171। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया ये वो नंबर है जिसने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नया और गंभीर मोड़ दे दिया। इसी एक आंकड़े ने जांच एजेंसियों को अलर्ट कर दिया और केस को एक आम शिकायत से निकालकर नेशनल डिबेट का हिस्सा बना दिया। लेकिन असल में ये 171 है क्या? हम इस पर अभी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि सच कहूं तो यही वो डिजिटल सबूत है जिस पर यह पूरी जांच टिकी हुई है। अब इन सब खुलासों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है निदा खान, जो कि इस मामले की मुख्य आरोपी हैं। इन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जांच शुरू होने के बाद से ही ये काफी दिनों तक अधिकारियों की पहुंच से गायब थी। अधिकारियों को इन्हें ढूंढने में सच में काफी पसीना बहाना पड़ा। एक लंबी तलाश के बाद आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन जाहिर है ये सब रातों रात तो हुआ नहीं होगा। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस विवाद की असली जड़ें कहाँ हैं। भाग 1, शुरुआत, ऑफिस की दोस्ती से। अगर हम पीड़िता के लगाए गए आरोपों को क्रोनोलॉजिकली देखें तो शुरुआत बिल्कुल आम थी, मतलब सहकर्मियों से मिलना जुलना और बढ़ती हुई दोस्ती। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद चीजें अचानक बदलने लग गईं। उनका दावा है कि उन्हें धीरे धीरे भावनात्मक रूप से कमजोर किया गया, मतलब उन्हें एक ऐसे पॉइंट पर लाया गया जहां वो दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो सके। और फिर शुरू हुआ इस पूरी कहानी का तीसरा और सबसे गंभीर हिस्सा, कथित धार्मिक दबाव। आरोप है कि उन्हें लगातार इस्लाम अपनाने के लिए कहा जाने लगा। कथित तौर पर उन्हें बुर्का तक दिया गया और नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई। भाग 2, 171 लिंक और डिजिटल सबूत। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये पूरा मामला ऑफिस की दीवारों से बाहर निकल गया। जो बातचीत पहले सिर्फ फिजिकल दुनिया में हो रही थी वो अब डिजिटल स्पेस में पहुंच गई थी। और यही वापस आता है वो नंबर 171। फॉरेंसिक जांच में ये साफ हुआ कि दबाव सिर्फ आमने सामने नहीं था, बल्कि इसके लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आखिर उन 171 लिंक्स में ऐसा क्या था जो कथित तौर पर पीड़िता को भेजे गए थे? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें इस्लामिक धार्मिक संदेश, धर्म परिवर्तन से जुड़े कई वीडियोस, धार्मिक आयतें और इस्लाम अपनाने के फायदे बताने वाला खास कंटेंट शामिल था। अब जांच एजेंसियों का इस पर बड़ा स्पष्ट रुख है। उनका मानना है कि ये कोई रैंडम फॉरवर्ड किए गए मैसेज नहीं थे। ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से भेजा गया डिजिटल कंटेंट था, जिसका मकसद ही शायद पीड़िता को मानसिक रूप से प्रभावित करना था। इस डिजिटल घेराबंदी की गहराई को आप इस एक शब्द से समझ सकते हैं, सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग। ध्यान दीजिए, ये कोई मीडिया का उछाला हुआ शब्द नहीं है, बल्कि एक अदालत ने अपने आदेश में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ, यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोर्ट द्वारा कानूनी कार्रवाई के दौरान किया गया एक ऑब्जर्वेशन भर है। ये अभी तक कोई अंतिम फैसला या साबित हुआ तथ्य नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि अदालत इस डिजिटल दबाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। भाग 3, आरोप बनाम बचाव। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोर्टरूम के अंदर दोनों पक्षों के अपने अपने बेहद मजबूत तर्क होते हैं। पूरी अदालती बहस को अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन का दावा है कि ये कोई आपसी झगड़ा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित गतिविधि है। उनका शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या बाहरी फंडिंग हो सकती है, इसीलिए कस्टडी में कड़ी पूछताछ बहुत जरूरी है। लेकिन जरा रुकिए, बचाव पक्ष यानी डिफेंस का क्या कहना है? उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि भाई, किसी को मोबाइल पर लिंक भेजना कोई अपराध तो है नहीं और बुर्का पहनना कोई बैन चीज भी नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि मुख्य आरोपी को महज राजनीतिक और सामाजिक दबाव के चलते झूठा फंसाया जा रहा है। भाग 4, गुप्त गिरफ्तारी और जांच का दायरा। 25 से 42 रिपोर्ट के मुताबिक ये वो दिन हैं जितने समय निदा खान कानून की नजरों से बचकर छिपी रहीं।
पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जगह जगह छापे पड़ रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन पुलिस के हाथ एक बेहद क्रूशियल और सटीक इंटेलिजेंस इनपुट लगा। बस यहीं से पूरी गेम बदल गई। उस इनपुट के बाद छत्रपति संभाजीनगर में जो हुआ वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी को जरा सी भी भनक ना लगे। पुलिस टीम ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी, गाड़ियों में सायरन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। अलग अलग टीमों ने बिल्कुल खामोशी से उस इलाके की घेराबंदी की और फिर अचानक उस फ्लैट पर छापा मारकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसे एक बेहद सफल स्टील्थ ऑपरेशन कहा जा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस रेड में एक और बड़ी बात सामने आई। जिस फ्लैट में आरोपी छिपी हुई थी, उसका कनेक्शन कथित तौर पर एक AIMIM कार्यकर्ता मतीन पटेल से बताया गया। इस खुलासे ने तो जैसे केस में एक नया ही एंगल ला दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को पनाह देने के आरोप में एक बिल्कुल अलग FIR दर्ज कर ली। मतलब अब जांच सिर्फ मुख्य आरोपी तक सीमित नहीं रही थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब ये मामला सिर्फ 2 कॉलीग्स के बीच का नहीं रहा। 7 से 8 मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में अब तक 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि जांच का दायरा कितनी तेजी से फैल रहा है। पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी है जो इस पूरे कथित दबाव तंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। भाग 5, आगे क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला अब किस तरफ जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो TCS की तरफ से पब्लिकली बहुत कम बयान आए हैं। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने मामले में शामिल कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है और वो जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। इस वक्त मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है और SIT इस केस की जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब सिर्फ उन 171 लिंक्स पर नहीं रुकी है। वो चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स और सबसे जरूरी किसी भी तरह के फाइनेंशियल लिंक्स या बाहरी फंडिंग को खंगाल रही है। तो अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या वर्कप्लेस पर हुई ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत शोषण और उत्पीड़न का मामला था, या इसके पीछे सच में कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा था? आज के इस डिजिटल दौर में किसी पर मेंटल और रिलीजियस प्रेशर कैसे काम कर सकता है, ये केस उसकी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर पेश करता है। इसका असली सच क्या है, ये तो पुलिस की जांच और अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस केस ने हम सभी को ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।